एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पे। जी हां, आपका अपना यूट्यूब चैनल। और हम लेकर आ गए हैं बीबीए फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए बिजनेस स्टैटिक्स यानी व्यवसायिक सांख्यिकी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 15 थ्योरेटिकल क्वेश्चन, साथ ही में 5 वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, जो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर वाले बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए गाइस, आपको शिकायत रहती है कि सर आप बीबी वाले बच्चों के लिए लेट वीडियो लेकर आते हो, इसलिए आज स्टार्टिंग में आपकी वीडियो आ गई है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अब से जो भी आपकी वीडियो होगी वो पहले ही आ जाया करेगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पर पहले से अपना सिलेबस डीएम कर सकते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, सांख्यिकी का अर्थ, परिभाषा एवं प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द मीनिंग, डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ स्टेटिस्टिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्टेटिस्टिक्स के पेपर में बच्चों को डाउट होता है कि सर थ्योरी ज़्यादा आएगी या न्यूमेरिकल ज़्यादा आएंगे। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, स्टेटिस्टिक्स के पेपर में आपको थ्योरी अच्छी खासी मिल जाती है, न्यूमेरिकल भी आएंगे 3-4, लेकिन वो भी क्या होता है, कहीं ना कहीं उसमें भी आपको ऑप्शन मिल सकते हैं। अगर आप अच्छे से थ्योरी अटेम्प्ट कर लेते हैं तो जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि सर हमारा न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा वीक है, तो आप थ्योरी से भी पास हो सकते हो। बट फिर भी जो बेसिक न्यूमेरिकल है, जैसे मीन मीडियन मोड, माध्य मध्यिका बहुलक वाले, है ना, या फिर जो सिंपल फार्मूला पुट करने वाले ही हैं, तो वो ज़रूर कर लेना आप, क्योंकि वो तो काफ़ी बेसिक होते हैं, वो कोई भी कर सकता है। सेकंड क्वेश्चन है, सांख्यिकी की मुख्य सीमाओं, लिमिटेशन का वर्णन करो। डिस्क्राइब द मेन लिमिटेशन ऑफ स्टेटिस्टिक्स। गाइज देखिए, आपको जो नंबर मिलते हैं ना, वो आपके राइटिंग स्किल के अकॉर्डिंग मिलते हैं। तो आपको सबसे पहले कॉपी में बहुत सुंदर अच्छे से लिखना है। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन बोला है आपको मेन लिमिटेशन लिखना है, तो आप अपनी कॉपी में थोड़ा सा सेंटर में, जैसे कि आपने हेडिंग डाल दी लिमिटेशन या कमियां ऑफ स्टेटिस्टिक्स, ऐसा करके एक बॉक्स बना दो। अब यहाँ पे पहले आप सारी लिमिटेशंस लिख दो एक एक करके, 4 या 5 पॉइंट। उससे क्या होगा ना, आपकी कॉपी थोड़ी अच्छी दिखेगी बाकी बच्चों से। वो फिर आप एक एक करके इन पॉइंट को एक्सप्लेन कर दो, तो उससे क्या होगा ना, आपकी कॉपी यूनिक भी दिखेगी, अच्छी भी दिखेगी और नंबर भी मिलने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है, सांख्यिकी में प्राचीन भारतीय गणितज्ञों के योगदान का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ एंशियंट इंडियन मैथमेटिक्स इन स्टैटिस्टिक्स। मतलब जो भी हमारे मैथमेटिशियंस हुए हैं, तो उनका रोल लिखना है कि उन्होंने स्टैटिस्टिक्स में अपना क्या योगदान दिया है। तो जो भी फेमस 2-4 आपकी सीरीज में या गाइड में होंगे, आप उसमें से लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक एवं द्वितीयक समयांकों, जिन्हें प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्लेरिफाई द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल एग्जाम में आता ही है। जो भी बच्चे फर्स्ट ईयर के हैं अभी भी उनको आया हुआ है। प्राइमरी डाटा यानी प्राथमिक समयांक वो होते हैं जो आप खुद फ्रेशली कलेक्ट करते हो, और सेकेंडरी डाटा क्या होता है, जो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका होता है। जैसे कि अगर मान लो आपको कॉलेज वालों ने बोला है कि आप कोई प्रोजेक्ट बनाइए, किसी पे खुद जाकर मैन्युअली इन्वेस्टिगेशन करो, खुद क्वेश्चन आंसर पूछो, खुद इंटरव्यू लो लोगों का और एक रिपोर्ट बना के लाओ, तो जो आप खुद कलेक्ट करोगे अपने हाथों से, वो प्राइमरी डाटा होता है। और सेकेंडरी डाटा क्या होता है कि जो आपने किसी गवर्नमेंट के पोर्टल पे, गूगल पे या कोई बुक में जो ऑलरेडी दूसरे ने रिसर्च करके रखी है, आप सीधे उसको लेकर अपना काम कर रहे हो, वो सेकेंडरी डाटा होता है, जो ऑलरेडी पब्लिश्ड हो चुका होता है। अगला क्वेश्चन है, समयांकों के संकलन की मुख्य रीतियां, मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेन मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस तरीके से आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो, क्वेश्चनियर है, इंटरव्यू है, अलग अलग मेथड्स होती हैं काफ़ी सारी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी अनुसंधान, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन के प्रमुख चरणों को समझाइए। एक्सप्लेन द मेन स्टेप्स ऑफ स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन। गाइज जैसे ये वीडियो के पूरे 15 क्वेश्चन प्लस न्यूमेरिकल खत्म हो जाएंगे, मैं आपसे इस साल का एक यूनिवर्सिटी का पेपर भी डिस्कस करने वाला हूँ, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि स्टैटिस्टिक्स का पेपर आता कैसा है। तो प्लीज़ कोई वीडियो को एंड तक 1 मिनट के लिए भी मिस मत करना, आपका नुकसान हो जाएगा। आप एंड तक देखिए अच्छे से, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी का अर्थ और इनकी उपयोगिता बताइए। डिफाइन मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी एंड एक्सप्लेन देयर यूटिलिटी। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सिर्फ 15 क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं पूरे सिलेबस में से, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ स्पेशली।
नेक्स्ट है समांतर माध्य अरिथमेटिक मीन के गुण, दोष और उपयोगिता लिखिए। राइट द मेरिट्स, डीमेरिट्स एंड यूटिलिटी ऑफ अरिथमेटिक मीन। इंपॉर्टेंट है ये, इसका न्यूमेरिकल भी आता है एग्जाम में, है ना। मीन निकालने के लिए आपने 10th क्लास में भी करा होगा ये। नेक्स्ट है मीडियन या माध्यिका का अर्थ, गुण और महत्व को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द मीनिंग, मेरिट्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मीडियन। अच्छा, मीन, मीडियन और मोड में एक रिलेशन भी होता है। मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन -2 मीन। ये आपको याद रखना है। माध्य, मध्यिका और बहुलक में एक रेखिक संबंध होता है। अगला क्वेश्चन बहुलक से ही है। इसकी अवधारणा, उपयोगिता और विशेषता को बताइए। एक्सप्लेन द कंसेप्ट, यूटिलिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोड। देखिए माध्य जो है ना वो क्या होता है, इसमें होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। माध्य एक तरीके से आपको किसी चीज का औसत समझाता है। मीडियन क्या बताता है, सेंटर वैल्यू बताता है। और बहुलक क्या दिखाता है, ये दिखाता है फ्रीक्वेंसी, किस चीज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वो हमारा मोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रमाप विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, इसके महत्व को समझाइए। व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंट। स्टैंडर्ड डेविएशन की थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आने के चांस भी बहुत ज़्यादा है इससे। अगला क्वेश्चन है विषमता यानी स्क्यूनेस का अर्थ और इसके मापने की विधियों को समझाइए। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड मेथड ऑफ मेजरिंग स्क्यूनेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहसंबंध यानी कोरिलेशन का अर्थ बताइए। प्रकार और व्यवसायिक महत्व को स्पष्ट करना है। एक्सप्लेन द मीनिंग, टाइप एंड बिजनेस इंपॉर्टेंस ऑफ कोरिलेशन। स्क्यूनेस है, कोरिलेशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। ये तीनों क्वेश्चन ऐसे हैं जो एज इट इज उठ के आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो इनको सबसे पहले तैयार कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को समझाइए। एक्सप्लेन द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इससे भी न्यूमेरिकल आने के चांस काफी सारा है। नेक्स्ट और लास्ट 15 क्वेश्चन है, इसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे हम। प्रतिगमन विश्लेषण यानी रिग्रेशन एनालिसिस का अर्थ और इसका उपयोग लिखिए। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड यूजेस ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अब जरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं हम, 5 के किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यक्तिगत श्रेणी के आंकड़ों से समांतर माध्य निकालिए, यानी अरिथमेटिकल मीन निकालने के लिए है इंडिविजुअल सीरीज। देखिए गाइस, आपको इस तरीके से कॉमा लगा के सीरीज भी आ सकती है और इसे टेबल बनी हुई सीरीज भी आ सकती है, 2 कॉलम बना के। ठीक है, दोनों को करने का तरीका सेम ही होता है एक तरीके से। जब कॉमा लगा के दिया रहता है तो क्या करना है आपको, इसमें इंडिविजुअल सीरीज में माध्य निकालना है, यानी आपको पहले इन सबको प्लस कर लेना है और फिर ये कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से डिवाइड कर देना है। आपको सबको प्लस करके 7 से डिवाइड कर देना है, आपको मिल जाएगा आपका मीन। इसका फॉर्मूला सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हिंदी में प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षण ऐसा लिखते हैं बेटा, ये प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है माध्यिका ज्ञात करना है, कैलकुलेट द मीडियन। अब मीडियन के लिए 2 तरीके होते हैं, मतलब 2 अलग अलग मेथड है। एक जो होती है वो होती है ऑड नंबर के लिए, एक होती है इवन नंबर के लिए। देखिए ऑड नंबर के लिए क्या करना है, पहले नंबर देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ऑड नंबर है तो इसका मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइड बाई 2, TH टर्म, ये फॉर्मूला होता है। सबसे पहले आपको इन नंबर्स को जमाना होता है असेंडिंग ऑर्डर में। काय में जमाना होता है, असेंडिंग यानी बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में जमाना है मतलब सबसे पहले छोटा नंबर आएगा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे और बड़ा, है ना, फिर उसके बाद उससे और बड़ा, है ना। उसके बाद आपको इस तरीके से नंबर को अरेंज करते जाना है। ये नंबर अरेंज कर लिया हमने, हो गए 3 3 6 7 नंबर। अब n की जगह पे 7 रखा, +1 डिवाइड बाई 2 करा, यानी 8 डिवाइड बाई 2 आ गया, काटेंगे तो आ जाएगा 4th टर्म। 4th टर्म का मतलब होता है कि चौथे नंबर का जो आंसर है, तो ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर, तो 22 जो है वो हो गया हमारा माध्यिका यानी मीडियन। सर मान लो कि कभी अगर ये 7 की जगह 8 नंबर होते तो वो इवन नंबर हो जाता, तो उस समय कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं,
तो उस समय देखो, अगर फॉर्मूला नहीं याद रहे तो एक तरीका बताता हूँ। फॉर्मूला भी समझा दूंगा, बट अगर ना याद रहे, मान लो इधर एक नंबर 11 और बढ़ जाता, अब ये 8 नंबर हो जाते, तो क्या करते हम बीच के दो नंबर निकाल लेते। 3 नंबर यहाँ छोड़े, 3 नंबर यहाँ छोड़े, तो बीच के दो नंबर मिल गए। इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, तब भी आपका मीडियन निकल जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं अगर फॉर्मूला याद ना रहे तो। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है इवन नंबर का, वो बता देता हूँ। अगर किसी को फॉर्मूले से करना हो तो वो होता है n/2 थर्ड टर्म प्लस n/2 + 1 थर्ड टर्म और पूरे के अपॉन में 2। सर बोले, बच्चे बोलेंगे सर इतना खतरनाक, बड़ा आसान है। अपन ने क्या करा था, एक और टर्म 11 ले लिया था, तो टर्म हो गए थे 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8/2 टर्म, कोई सा भी आएगा। यहाँ पे हो जाएगा 8/2 + 1 थर्ड टर्म और पूरे के अपॉन में 2। इसको काटेंगे तो यहाँ फोर्थ टर्म आ जाएगा, यहाँ भी 4 आ जाएगा, और जब 4 में एक जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। यानी आपको जो फोर्थ टर्म है और फिफ्थ टर्म है उनको जोड़ के 2 से डिवाइड ही करना है, जो सिखाया था मैंने आपको। इस तरीके से मीडियन निकल जाता है। और टेबल में मीडियन कैसे निकालना है वो आपको आता ही होगा, वरना मैं एक वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उसमें मैंने टेबल के अंदर मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, वो सब भी सिखा के रखा है, तो आप वो ज़रूर देख लेना। देखिए बच्चे देखते नहीं हैं, फिर बाद में उनको लगेगा कि सर ये तो नए क्वेश्चन आ गए, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, एक बार न्यूमेरिकल करना सीख के ही जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी लघु श्रेणी के लिए, बेटा ये जो साइन होता है सम का होता है, तो x का सम जो है 50 है, n जो है 5 है, और एक्स स्क्वायर का सम 600 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात कीजिए। फॉर अ शॉर्ट सीरीज, ये सीरीज देकर रखिए आपको, सम ऑफ x 50 है, n 5 है, सम ऑफ एक्स स्क्वायर 600 है। आपसे पूछा है फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। अब गाइस स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना बहुत इजी होता है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का आपको फॉर्मूला आता है तो फिर ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, बट अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला नहीं पता तो ये क्वेश्चन आप एग्जाम में बना नहीं पाओगे। अब देखिए इसको करने का मैं आसान तरीका दिखा रहा हूँ। देखिए हो सकता है कि आपको अलग वीडियो में या किसी अलग टीचर ने कोई अलग मेथड सिखाई हो, मैं आपको इजी तरीका सिखाता हूँ। पहले आपको सम ऑफ एक्स स्क्वायर लिखना है, माइनस यहाँ पे आपको जो सम ऑफ एक्स लिखा है वो लिखना है। इसके बाद क्या करना है, आपको उसके अपॉन में n लिख देना है। क्या लिख देना है, n। अब क्या करना है, आपको ऊपर वाले नंबर का स्क्वायर करना है। क्लियर है, और पूरे के अपॉन में लिखना है n-1। ये एक दो बार फॉर्मूला लिख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे रूट लगाया बेटा, एक्स स्क्वायर का सम क्वेश्चन में गिवन है 600, ठीक है, माइनस सम ऑफ एक्स मतलब 50। 50 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है गाइस, 50 का स्क्वायर है ना 5 5 25, और 0 का स्क्वायर है ना 2 0, 2500 आ गया। तो इसका मतलब मैं यहाँ सीधा लिख सकता हूँ 2500, और n मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, वो दे रखा है 5, और पूरे के अपॉन में 5 - 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको आगे कर देता हूँ। ये मैं 5 से काटूंगा, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, तो 500 बचेगा। तो ऊपर आ जाएगा 600 - 500, और नीचे जो है वो बचा 5 में से 1 गया तो बचा 4। क्लियर है, अब 600 में से 500 का 100 बचेगा, बट ऊपर रूट लगा हुआ है ना, तो 100/4 है। 4 से जो है 100 कट जाएगा 25 बार में। अब रूट है तो 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, तो हमारा आंसर आ गया 5। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, काफ़ी ईजी है ये। ठीक है, तो इसको आप कर सकते हो अच्छे से। इसको एक बार खुद से भी ट्राई कर लेना, फॉर्मूला ध्यान रखना, इस तरीके से होता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन के अलग अलग सिचुएशन पर अलग अलग फॉर्मूले भी होते हैं, तो वो भी मैं आपको एक बार बता दूंगा, या मैंने एक वीडियो बना रखी है उसमें मैंने बोला है, आप चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि निम्नलिखित मान दिए हों तो सहसंबंध गुणक ज्ञात करना है। आपको वैल्यूज गिवन है, फाइंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट इफ द फॉलोइंग वैल्यूज आर गिवन। यहाँ पे आपको dx dy का सम दे के रखा है, dx स्क्वायर का सम दे के रखा है, और dy स्क्वायर का भी सम दे के रखा है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए इसको करने का भी बहुत आसान फॉर्मूला होता है कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट निकालने का। सम ऑफ dx dy अपॉन में
यहाँ भी रूट लगाना है, तो लिखना है सम ऑफ डी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ डी वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, काफ़ी ईजी है निकालना। अब देखिए डी एक्स डी वाई की वैल्यू आपको दे रखी है 120, यानी ऊपर तो है वो आपका 120 आ जाएगा, है ना। अब जो नीचे है ना, अगर आप उसको सॉल्व करते हो तो यहाँ पर आपको अंडर रूट के अंदर वैल्यू दे रखी है, डी एक्स स्क्वायर दे के रखा है देखो क्वेश्चन में 100, और डी वाई स्क्वायर दे रखा है आपको 144। अब आपको इसको सॉल्व करने में थोड़ा दिमाग लगाना है, पहले मल्टीप्लाई नहीं करना है। आपको पता है कि 100 किसका स्क्वायर है 10 का, तो सीधा 10 बाहर निकाल दो, और 144 किसका स्क्वायर है 12 का, तो उससे 12 बाहर निकाल दो। अब यहाँ पे आप देखोगे ऊपर भी 120 और 12 टेन का नीचे भी क्या आ गया 120, काटोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 1। ध्यान रखना जीरो नहीं आता है, क्योंकि 1 टाइम में कट हुआ है तो 1 आता है। तो यहाँ पर आपका जो मेन आंसर आ गया कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वो क्या आ गया 1। फॉर्मूला आपको याद रखना है ताकि एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिले, ठीक है। और आंसर प्लस का 1 आया है, यानी इनका रिलेशन कैसा है, परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके लिए वो भी इंपॉर्टेंट है। यदि प्रतिगमन गुणांक बी एक्स वाई इक्वल टू 0.8 हो और बी वाई एक्स जो है 0.5 हो, तो कार्ल पियर्सन का सह संबंध गुणक आर ज्ञात कीजिए। इफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट आर बी एक्स वाई इक्वल टू 0.8 एंड बी वाई एक्स इक्वल टू 0.5, फाइंड द कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब इसको कैसे करना है वो भी देख लो। देखो इसको निकालना भी काफ़ी आसान होता है। कार्ल पियर्सन मेथड में क्या होता है, आर इक्वल्स टू रूट के अंदर होता है बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय बी वाई एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बी एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है 0.8 और बी वाई एक्स की वैल्यू दे रखी है 0.5, ये क्वेश्चन में गिवन है आपको। देखो अब यहाँ पर अगर आपको सिंपल मल्टीप्लाई भी आता है तो हम कर सकते हैं, 8 5 जा क्या आ जाएगा बेटा 40, और यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद दो डिजिट है, तो यहाँ पे भी दो डिजिट के बाद क्या लगा देंगे पॉइंट, यानी 0.40। अब जिन बच्चों को करेक्टली रूट निकालना आते हैं, जिसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से फैक्टर निकालना आते हैं, तो वो निकाल लेगा। जिनको नहीं आते हैं वो यहीं पे आंसर छोड़ देना अप्रॉक्स लिख के, और जिनको आता है तो वो लगभग आंसर निकाल लेंगे, इतना समथिंग आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आपका मेन आंसर हो गया है। ध्यान रखना इस तरीके से ही करना है, इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव ही आई है, दोनों पॉजिटिव थे इसलिए, तो इनका रिलेशन भी कैसा है पॉजिटिव, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना है, करना है इस तरीके से। अगर आपको फैक्टर निकालना मतलब इस तरीके से लॉन्ग डिवीजन नहीं आता है तो ये पॉइंट वाले मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो नहीं निकाल पाओगे। बट अगर मान लो यार रूट के अंदर कोई दूसरा नंबर होता जो परफेक्ट स्क्वायर से 81 लिखा होता, तो फिर आपको ऐसे करके फैक्टर निकालना आते ही है, और 81 तो वैसे भी 9 का होता है आपको पता ही है, या फिर इसको 3 से भी कर सकते थे आप, तो वो फैक्टर निकाल के भी दो दो के पेयर बना के कर सकते हो आप, ठीक है। अब मैं आपसे एक पूरा इंपॉर्टेंट पेपर शेयर करने वाला हूँ किस तरीके से पेपर आता है इसका एग्जाम में। देखिए पेपर है बीबीए फर्स्ट ईयर का ही पेपर आपके सामने है, बिजनेस स्टैटिक्स का पेपर है ये पूरा, यहाँ पर माइनर 1 का पेपर है। अब गाइस इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव भी आते हैं सारे सब्जेक्ट्स में, तो पहले इन्होंने पूरे ऑब्जेक्टिव दे के रखे हैं, ठीक है। 6 ऑब्जेक्टिव आने के बाद यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है, तो आपके लिए यहाँ से काम स्टार्ट हो जाता है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के अंदर ये पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको ये बताया था, असेंशियल स्टेप्स इन द स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन एक्सप्लेन द एग्जाम्पल। स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन से क्वेश्चन आता है, मैंने भी आपको जो 15 क्वेश्चन लिखवाए हैं उसमें ही बताया था, है ना। हिंदी में सांख्यिकी जांच के आवश्यक चरण क्या है, उदाहरण सही समझाइए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है लिमिटेशन ऑफ स्टेटिस्टिक विद एग्जाम्पल, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये भी उनके एग्जाम में भी आया था, आपके एग्जाम में भी आया था, आएगा मतलब उनको भी मैंने बोला था करके जाना है, आपको भी बोल रहा हूँ कि आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक डाटा और द्वितीयक डाटा के बीच अंतर उदाहरण सहित लिखिए। डिस्टिंग बिटवीन प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा विद एग्जाम्पल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके और में इनको क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स टाइप्स, आवृत्ति वितरण को की अवधारणा और इसके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तो इसको भी आप कर सकते हो, है ना, इसको भी आप तैयार कर सकते हो, पर पहले जो मैंने क्वेश्चन दिए उनको तैयार कर लेना। अगर वो हो जाते हैं उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूँ इनको भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेंट्रल टेंडेंसी,
एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, ये भी मैंने आपको बताया। केंद्रीय प्रवृत्तियों से क्या आशय है, उदाहरण से ही समझाइए। इसी के अंदर आपका माध्य, मध्यिका, बहुलक यानी मीन, मीडियन, मोड आता है। इसके और में न्यूमेरिकल आ गया है, मीन निकालने के लिए, मीडियन निकालने के लिए और मोड निकालने के लिए। तो ये टेबल वाला दे रखा है, इसमें 100 आपको एफ दे रखा है ना। तो मीन, मीडियन, मोड कैसे निकालते हैं वो भी मैं टेबल वाइज सिखा दूंगा आपको, वो भी मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषमता की अवधारणा को समझाइए। यह प्रकीर्णन यानी डिस्पर्शन से किस प्रकार भिन्न है, उदाहरण से ही समझाइए। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ स्क्यूनेस एंड हाउ इट डिफर फ्रॉम द डिस्पर्जन विद एग्जाम्पल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको स्क्यूनेस के वक्त ही बोला था। इसमें डिस्पर्जन वाला टॉपिक भी आ गया है, इसलिए इसको भी कर सकते हो आप। इसके और में जो क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। तो ये क्वेश्चन नया है, ये इंपॉर्टेंट है। निरपेक्ष और सापेक्ष प्रकीर्णन के मापों में अंतर स्पष्ट कीजिए, उदाहरण सही समझाइए। तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव डिस्पर्जन को भी कर लेना है आपको अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, सहसंबंध को परिभाषित कीजिए, उदाहरण सहित धनात्मक और ऋणात्मक सहसंबंध के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफाइन कोरिलेशन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। ये भी मैंने आपको मेरे टॉप 15 क्वेश्चंस में दिया है, इसको भी अच्छे से करके रखना है। अगला प्रश्न है, कार्ल पियर्सन गुणांक की सीमाएं क्या है, उदाहरण सही समझाइए। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। देखिए, देख रहे हैं आप कि ज़्यादा इसमें न्यूमेरिकल नहीं है। अभी इस पूरे सेक्शन में एक ही न्यूमेरिकल आया है, मीन, मीडियन, मोड वाला। बाकी थ्योरी के क्वेश्चंस हैं, तो अगर आपका न्यूमेरिकल वीक है तो भी आपको घबराने की या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम दीर्घ उत्तर यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे आ गए हैं। यहाँ पर भी आप देखिए, पहला क्वेश्चन, सांख्यिकी को परिभाषित कीजिए और आधुनिक समाज में इसके उद्देश्य, कार्य, कार्य क्षेत्र और अनुप्रयोग की व्याख्या कीजिए। डिफाइन स्टैटिक्स, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्ट, फंक्शन एंड स्कोप एंड एप्लीकेशन। ये मेरा पहला ही क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है, देखिए लॉन्ग में आया था उनको। अगला क्वेश्चन है, सांख्यिक अवधारणा को आंकड़ों को प्रस्तुत करने में प्रयुक्त होने वाले सभी प्रकार के बार, आरेख, चार्ट और ग्राफ बनाना है। जैसे आपको पता होगा ना आराम से कि अपन जो ग्राफ वगैरह बनाते हैं तो उसमें बार डायग्राम होते हैं, चार्ट होते हैं, ग्राफ्स होते हैं, पिक्टोग्राफ वगैरह होते हैं, है ना। और आप पाई चार्ट बनाते हैं तो वो उस तरीके से बनाना है और 10 एग्जाम्पल लिखना है आपको। तो ये आप इजीली कर सकते हो, छोटी क्लास से करते आ रहे हैं तो शायद मेरे हिसाब से 7th 8th में ही वो बार ग्राफ, पाई चार्ट और सब आ जाते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन, माध्य, मध्यिका, बहुलक के साथ साथ में ज्यामितीय माध्य और हरात्मक माध्य भी आ गया है, यानी जीएम और एचएम। तो यहाँ पे मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन भी निकालना है, इसको भी कर लेना, इनको भी निकालना बहुत आसान होता है। ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के फॉर्मूले भी एक बार करके चले जाना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित डाटा का मानक विचलन और माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन निकालना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन। अब यहाँ पे 5th क्वेश्चन के 2 पार्ट है। पहला, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करना है। नीचे दिए गए आंकड़ों से कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक की गणना करना है। और इसके ब पार्ट के अंदर आंकड़ों से x का y पर और y का x पर प्रतिगमन समीकरण प्राप्त करना है, यानी रिग्रेशन इक्वेशन बनाना है ऑफ x ऑन y एंड y ऑन x। तो गाइज प्लीज इन क्वेश्चंस को आप एक बार अच्छे से देख लेना। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी करके बताने वाला हूँ, इसलिए मैंने बोला था वीडियो को एंड तक और अच्छे से देखना। सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि मीन, मीडियन और मोड निकालने के लिए करना क्या होता है। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया था आपको उसमें x और f की वैल्यू दी थी, वो टेबल इस तरीके से दी थी तो मैंने बना लिया उसको। एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाया मैंने fx, इसको आप बहुत से लोग fi xi के नाम से भी याद रखते हैं। अब इसमें करना क्या है, f और x का मल्टीप्लाई करना है। 10 5 ज़ा 50, 20 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 160, 30 का 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 450, 40 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 और 50 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 350। और फिर आपको इसको प्लस कर लेना है। क्या कर लेना है इसको? प्लस। तो आपका आंसर आ गया। यहाँ पर आप f को भी प्लस कर लेंगे 45, इसका भी आंसर आ जाएगा। और जैसे ही आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे, यानी कि आपका मीन का जो है, मीन ऐसा लिखते हैं गाइस, तो मीन का फॉर्मूला होता है fi xi अपॉन में fi या f, यानी जो आपका आंसर ये आया है 1410
उसको आपका जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है 45, इससे आप काट देंगे या डिवाइड कर देंगे। जैसे आप डिवाइड करेंगे लगभग 31.33 आंसर आएगा। ये आपका आ गया मीन। तो मीन के लिए जब ये डाटा सिंपल दिया होता है ना, इसमें कोई भी क्लास इंटरवल नहीं है, तो आपको सीधे एक्स और एफ का मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको एफ एक्स का टेबल मिल जाएगा। आपको उसको पूरा प्लस करना है, साथ में एफ को प्लस करना है, और जो आंसर आएगा वो दोनों को डिवाइड कर देना है, तो आपको आपका मीन मिल जाएगा। क्लियर है? अब मीडियन में क्या करना है? देखिए, जब आप मीडियन सॉल्व करते हैं तो आपको एफ आई एक्स आई की टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव एफ, इसको सी एफ भी बोल सकते हैं अपन, वो टेबल बनाएंगे। कैसे बनाते हैं? जो पहला एफ है वैसा के वैसी आ जाएगा, 5 का 5। फिर इसमें अगला वाला एफ जोड़ देंगे, तो 5 में 8 जोड़ने पे आ गया 13। फिर 13 में अगला वाला ये 15 जोड़ देंगे तो 28। फिर 28 में अगला वाला नंबर 10 जोड़ देंगे तो 38। इसमें अगला वाला 7 जोड़ देंगे तो 45। तो जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट जो नंबर आएगा, ये आपके एफ के टोटल के बराबर आना चाहिए। जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट का नंबर आएगा वो आपके एफ के टोटल के बराबर आना चाहिए। इससे पता चलेगा कि आपने ये टेबल सही बनाई है या नहीं बनाई है। अब इसके बाद क्या करना है, जो भी आपका लास्ट का नंबर आया है 45 आया है, तो हमको करना होता है n अपॉन में 2, यानी 45 अपॉन में 2। अब 45 को 2 से डिवाइड करना है, यानी 45 का आधा करना है। तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, पॉइंट लगा के आपको 0 लेना पड़ेगी, और 2 5 ज़ा 10, यानी 22.5 इसका आंसर आएगा 2 से डिवाइड करने के बाद। अब मुझे ये चेक करना है कि 22.5 जो है ये इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में है क्या। आप बोलोगे सर नहीं है। तो 22.5 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, जस्ट बिगर? आप बोलोगे सर 28 है। मैं बोलूँगा ठीक है भाई, तो इस वाली लाइन को मैं मार्क कर दूंगा। ये हो गई मेरी मीडियन क्लास। क्या हो गई मेरी? मीडियन क्लास। अब इसमें जो x की वैल्यू है ना, ये हो जाता है हमारा मीडियन। क्या हो जाएगा हमारा? मीडियन। ध्यान रखना, f की वैल्यू नहीं, x की वैल्यू, वो हो जाता है हमारा मीडियन। ठीक है, इसको अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वापस से पीछे करके सुन लेना कि मैंने क्या बोला है। और इसी का अगर मुझे मोड निकालना हो, तो मोड में मुझे कोई टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो दो बनी हुई है, इससे मेरा काम हो जाता है। देखिए, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वो मोड होता है। फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, सॉरी ये नहीं है, इसको छोड़ के ये टोटल लगाया था मैंने। फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 15। तो इसके सामने वाला जो एक्स का नंबर है यही होगा हमारा मोड। तो आपका मोड भी यही, मीडियन भी यही, और मीन जो है वो 31.33। तो इस तरीके से जब ऐसी सीरीज दी हो आपको टेबल वाली सिंगल सिंगल, तो आपको ऐसे मीन मीडियन मोड निकालना है, एक दो बार करके जाइएगा। अब अगर आपको जो है वो इस प्रकार की जो सीरीज मिल जाए, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से यहाँ पे कुछ भी नंबरों पर ऐसा क्लास इंटरवल मिल जाए, जब भी ऐसी सीरीज हो तो आपको पहले उसका मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट निकालते कैसे हैं? ये जो इसके आगे वाला नंबर है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, पीछे वाला नंबर जो है इसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना है, यानी 0 + 20 20 आएगा, और 2 से डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा? 10। यहाँ पे भी देखो 20 और 40 प्लस करने पे क्या क्या 60, डिवाइड बाई 2 करा 30 आ गया। अब यहाँ चेक करो आप, इन सब के अंदर गैप कितने का है? 20 का गैप है ना, सबके बीच में गैप कितने का है? 20 का। तो बस इसमें 20 प्लस करते जाओ, तो आपका मिड पॉइंट निकलता जाएगा। ये ऐसे प्लस कब करना है? जब इनके बीच में गैप इक्वल होना चाहिए, तो मिड पॉइंट निकल गया। एफ क्वेश्चन में देख ही रखते हैं, देखिए आपको ये मार्क यानी एक्स और एफ दे के रखेंगे, बट अब यहाँ पे आपको मार्क से मल्टीप्लाई नहीं करना, जो आपने मिड पॉइंट निकाला है ना उससे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यू है एक्स की जगह पे। तो आप ए फॉर एम को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 4, 30 मल्टीप्लाई बाय 26, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करके आंसर आया है 4480, और एफ को प्लस करने पे 80। अब बस इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, वो दिखा देता हूँ मैं। इसको आप ऐसे लिखेंगे, सिग्मा एफ एम अपॉन में सिग्मा एफ, और यहाँ पे ये हो जाएगा 4480 डिवाइड बाय 80। 0 से 0 कैंसिल, इसको 8 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप मीन निकाल सकते हैं जब इस तरीके से आपको सीरीज दी हो। ऐसी सीरीज को क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस सीरीज।
और ये क्वेश्चन है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। यहाँ पर आपको एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है। याद है अभी क्वेश्चन अपने लास्ट में पढ़ा था, एक्स टू वाई वाई टू एक्स की वैल्यू निकालना थी। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, देखो एक्स है वाई है, ये दोनों दिया लाइन से लिख लिया इनको अपन ने एक के नीचे एक। अब हमको क्या करना है यहाँ पर एक्स माइनस 120 और वाई माइनस 110। अब यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं 120 और 110 ये कैसे आया, देखिए इसको बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। जो एक्स की आप वैल्यू देख रहे हो ये 90 से 170 तक है, तो हम इनके बीच का एक कोई सा भी नंबर एज्यूम कर सकते हैं। इन्होंने 120 लिया है। वैसे वाई की वैल्यू जो है वो 88 से लगा के 155 तक है, तो इनके भी बीच का कोई नंबर इन्होंने 110 एज्यूम कर लिया है। आप कोई भी नंबर अपने हिसाब से एज्यूम कर सकते हो। क्लियर है। अब बस जैसे इन्होंने 120 एज्यूम किया है, तो उसमें से ये एक्स वाली वैल्यू को माइनस करते जाएंगे सबको, और जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे। जब तक ये वैल्यू 120 से छोटी है तो आंसर माइनस में आ रहे हैं, और जैसे ही वैल्यू 120 से बड़ी हो जाएगी आंसर काय में आएंगे, प्लस में। सेम वाई में भी करना है। जब तक वैल्यू जो है वाई वाली ये 110 से छोटी है तो आंसर माइनस में, और जैसे बड़े आएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, प्लस में। ठीक है। अब क्या करना है आपको, जो एक्स की वैल्यू आएगी सीधे इनका स्क्वायर करते जाना है। एक्स का स्क्वायर 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 आ जाएगा, 24 का स्क्वायर करेंगे 576, 20 का स्क्वायर 400। और ध्यान रखना जैसे आप स्क्वायर करते हो तो माइनस का साइन हट जाता है, वो प्लस हो जाता है। वैसे ही आपको वाई का भी स्क्वायर करके वाई की पूरी टेबल बना लेना है, और अगली टेबल बनेगी एक्स वाई की। यानी इधर जो आपने एक्स और वाई निकाले थे, ये वाले एक्स और वाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आप एक्स वाई की टेबल भी बना लेंगे। तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के लिए आपको इतनी टेबल बनाना है, ये याद रख लो। पहले बनेगी यहाँ पे एक्स छोटा वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई। ठीक है। 120 और 110 कैसे लिया, ये मैंने एज्यूम करा मन से। आप कोई भी नंबर एज्यूम करो, लास्ट में आंसर सही आ जाएगा आपका। ठीक है। अब कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है वो बता देता हूँ आपको मैं। बहुत से बच्चों को डर लगेगा देख के, लेकिन अब क्या करें। देखिए इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है, आप लिख सकते हैं एन, फिर टोटल करना है आपको एक्स वाई यानी लास्ट वाले कॉलम का, और उसमें से माइनस कर देना है आपको एक्स का टोटल मल्टीप्लाई बाय वाई का टोटल। अब इसके पूरे के डिनोमिनेटर में डिवाइड में आपको पहले तो लगाना है स्क्वायर रूट। ठीक है। अब यहाँ पर आपको लिख देना है पहले तो एन, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म, टेबल में कितने नंबर है, 8 है। इसके बाद आपको लिखना है टोटल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लगाया, फिर जो टोटल ऑफ एक्स था उसका होल स्क्वायर। डिफरेंस है गाइस, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स के सम का स्क्वायर करना है। ब्रैकेट क्लोज करा आपने, फिर वापस से ब्रैकेट लगाया, एन लिखा। अब जैसे यहाँ एक्स का लिखा है आगे वाई का लिखेंगे, यहाँ वाई का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस टोटल ऑफ वाई का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। इस तरीके से पूरा क्वेश्चन है, और आपको प्रॉपर वैल्यू पुट करके फिर सॉल्व करना है। जो हमारा एक्स का कॉलम था अगर आप उसको सॉल्व करोगे, मैं दिखा देता हूँ एक मिनट। ये जो वैल्यू है ना, ये वाली, मैं एक मिनट दूसरे कलर से करता हूँ। ये जो वैल्यू ये और ये y की वैल्यू है, ये कौन सी आएगी, जो हमने एज्यूम्ड मीन में से माइनस करके निकाला था। ठीक है। ये वैल्यू कौन सी आएगी, जिसका हमने स्क्वायर करा था एक्स और वाई का, मतलब इसका स्क्वायर करके ये निकाला, इसका स्क्वायर करके ये निकाला, और ये लास्ट में जो हमने एक्स और वाई का मल्टीप्लाई करा था वो। बस आपको वैल्यू पुट करना है और लास्ट में आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है। तो लगभग लगभग इसका आंसर 0.99 के अप्रॉक्स आएगा। जब ऊपर सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर आपका ये अपॉन में 400001.49, और इसको डिवाइड करने पे आप ये मान के चलो लगभग लगभग 0.99 इसका कुछ आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब एक बार करके देख लेना इसको। तो गाइज ये थे, मैंने आपसे पेपर शेयर करा पूरा इंपॉर्टेंट, और साथ में कुछ क्वेश्चन भी हैं। फिर भी आप अगर डिटेल में कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह निकालना सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और एक वीडियो में कमेंट में पिन कर रहा हूँ, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज।